अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट की केमिस्ट्री में हम जो आज टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है बाइंडिंग एनर्जी। तो ये बाइंडिंग एनर्जी क्या है, इसकी पहले हम एक्सप्लेनेशन लेते हैं, उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन को बढ़ते हैं। तो सिंपली बाइंडिंग एनर्जी आप पढ़ते हैं इन केस ऑफ मेटल्स। हमारे पास जो मेटल्स होते हैं, ये मेटल्स आपस में हमेशा मेटालिक बॉन्ड बनाते हैं। तो मेटल्स हमेशा आपस में बनाते हैं मेटालिक बॉन्ड। अगर मैं यहाँ पे एक बात कर लूँ कि मेटालिक बॉन्ड में अगर फर्स्ट ए ग्रुप है तो फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट की साइज़ जो है वो लार्ज होती है और इनके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब जब इनके पास वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये लार्ज साइज़ होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन इन पे कम होती है। तो इस वजह से ये क्या कर देते हैं, अपने लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन लॉस कर देते हैं। और जब ये इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाते हैं तो ये लॉस होने वाले इलेक्ट्रॉन जो हैं इस मेटल के क्रिस्टल लैटिस में में आ जाते हैं। अभी ये जो लॉस होने वाले इलेक्ट्रॉन हैं ये मेटल के क्रिस्टल लैटिस में आ जाते हैं। अब जब इन्होंने अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को लॉस किया तो ये लॉस होने वाले इलेक्ट्रॉन इनके मेटल के क्रिस्टल लैटिस में आ गए। अब क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए इनको आप फ्री इलेक्ट्रॉन भी बोलेंगे। यू में आल्सो कॉल देम फ्री इलेक्ट्रॉन, इनको आप फ्री इलेक्ट्रॉन भी कहेंगे, इनको डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन भी कहेंगे, या इनको आप इलेक्ट्रॉन के सी भी बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का नंबर बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो देखें, अब ये इलेक्ट्रॉन है और ये पॉजिटिव मेटल आयन है, क्योंकि कोई भी एटम जब इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो पॉजिटिव मेटल आयन बनाएगा। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव मेटल्स के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या अट्रैक्टिव फोर्स क्रिएट हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव मेटल के दरमियान ये जो अट्रैक्टिव फोर्स क्रिएट हुआ, इस अट्रैक्टिव फोर्स को हम क्या नाम देते हैं, मेटालिक बॉन्ड। तो हमारे पास ये जो मेटालिक बॉन्ड है इट इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव मेटल आयन दैट इज़ नोन एज मेटालिक बॉन्ड। तो अभी यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी है कि जब भी दो चीज़ों के दरमियान अट्रैक्शन होगी तो अट्रैक्शन होने के दौरान हमेशा एनर्जी रिलीज़ होती है। तो हम डिफ़ाइन करते हैं कि द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन मेटल एटम कम टुगेदर टू फॉर्म मेटालिक बॉन्ड इन अ मेटल लैटिस। तो आपके पास जब भी मेटल एटम आपस में कंबाइन होंगे तो इनके दरमियान मेटालिक बॉन्ड बनेगा और इस मेटालिक बॉन्ड बनने के दौरान, इस अट्रैक्टिव फोर्स के दौरान जो भी एनर्जी रिलीज होगी दैट एनर्जी इज़ आल्सो नोन एज अ बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी की ये भी एक डेफिनेशन होती है कि जब ये मेटल आपस में मेटालिक एटम कंबाइन होते हैं दे फॉर्म मेटालिक बॉन्ड और उस दौरान जो एनर्जी रिलीज होगी दैट इज़ अ बाइंडिंग एनर्जी। या आप इस बाइंडिंग एनर्जी को इस तरह डिफाइन करेंगे, द एनर्जी रिक्वायर्ड। अब ये जो बॉन्ड बन गया, मेटालिक बॉन्ड बन गया तो मेटल आपस में कंबाइन हो गए, इनमें फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स क्रिएट हो गया। तो अभी हमें एनर्जी रिक्वायर होगी ब्रेक अ मेटालिक बॉन्ड। अब इस मेटालिक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो भी एनर्जी रिक्वायर होगी इसको भी हम क्या नाम देंगे, दैट इज़ आल्सो नोन एज अ बाइंडिंग एनर्जी। तो यहाँ देखें, बाइंडिंग एनर्जी या मेटालिक बॉन्ड की बनने की वजह से ये मेटल एटम एक दूसरे से कंबाइन हो गए क्रिस्टल लैटिस में। अब हम इन क्रिस्टल लैटिस से मेटल एटम को सेपरेट कर रहे हैं, तो इसको सेपरेट करने के लिए मेटालिक बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा और इस मेटालिक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो भी एनर्जी रिक्वायर होगी दैट इज आल्सो नोन एज अ बाइंडिंग एनर्जी। तो यहाँ मैं बाइंडिंग एनर्जी ले रहा हूँ इन फॉर्म ऑफ एंडोथर्मिक और यहाँ मैं ले रहा हूँ एक्सोथर्मिक के दरमियान। तो देखिए बेटा, अभी
अभी एक और सिचुएशन ये है कि किसी भी एटम के लास्ट शेल में जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, जितने डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, उतना उसका मेटालिक बॉन्ड ज़्यादा बनेगा। अगर ये हम सेकंड ग्रुप का एटम ले रहे हैं तो सेकंड ए ग्रुप के लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तो इसके पास डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर, मतलब है फर्स्ट ए के कंपेयर में सेकंड ए में डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन की नंबर ज़्यादा होगी, तो उतना मेटालिक बॉन्ड ज़्यादा बनेगा। तो स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड आल्सो डिपेंड अपॉन डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। तो जितना डीलोकलाइज्ड ज़्यादा होंगे इलेक्ट्रॉन, उतना इलेक्ट्रॉन और केटाइन में एसोसिएशन ज़्यादा होगी, और इतना मेटालिक बॉन्ड हमारे पास क्या बनेगा, हम कहेंगे स्ट्रांग बनेगा। तो उसको ब्रेक करने के लिए बाइंडिंग एनर्जी और भी ज़्यादा चाहिए। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें ट्रांजिशन एलिमेंट की, ये तो मैंने ग्रुप फर्स्ट ए और सेकंड की बात कर दी, लेकिन हम ट्रांजिशन एलिमेंट के मेटालिक बॉन्ड की या ट्रांजिशन की बाइंडिंग एनर्जी को कंपेयर करें, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जो बाइंडिंग एनर्जी होती है ना, वो फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप मतलब एस ब्लॉक एलिमेंट से ज़्यादा होती है। उसका रीज़न ये है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के पास डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव अ मैक्सिमम नंबर ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट में क्या होता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स में मेटालिक बॉन्ड की फॉर्मेशन में डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन जो हैं वो लास्ट मींस 4s वाले ऑर्बिटल भी टेक पार्ट करते हैं, और पेनल्टीमेट शेल का जो ऑर्बिटल 3d है उसके भी इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ देखिए, अगर फर्स्ट सेकंड के कंपेयर में ट्रांजिशन एलिमेंट में नंबर ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो वहाँ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं। अब ट्रांजिशन एलिमेंट में जो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन क्यों ज़्यादा हैं, क्योंकि वहाँ 4s और 3d दोनों इलेक्ट्रॉन्स लॉस हो जाएंगे, दोनों डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। अब ये क्यों लॉस हो रहे हैं, क्योंकि 4s और 3d के दरमियान जो एनर्जी का डिफरेंस है वो स्मॉल है। अब जब एनर्जी का डिफरेंस स्मॉल है तो 4s और 3d के इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे। तो एज कंपेयर टू एस ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट में डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा आ गए, क्योंकि 4s और 3d वाले लॉस हो गए। अब मैंने बताया जितने डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे उतनी उनकी एसोसिएशन मेटालिक केटाइन से ज़्यादा होगी, उतना वो मेटालिक बॉन्ड स्ट्रांग बनाएंगे, और जितनी मेटालिक बॉन्ड स्ट्रांग बनाएंगे तो उनकी मेटालिक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो उनकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होगी। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी as compared to s block elements. Why? Due to greater number of delocalized electron which 4s and 3d orbitals also take part. बट अभी हम यहाँ पे अगर एक जनरल टेंट देखें ट्रांजिशन एलिमेंट की, तो जिसी तरह मैंने कहा ये डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करते हैं, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जो बाइंडिंग एनर्जी है इट आल्सो डिपेंड अपॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे याद कर लें कि ट्रांजिशन एलिमेंट में अगर हम बात करें तो ट्रांजिशन एलिमेंट की बाइंडिंग एनर्जी डिपेंड करती है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, मतलब है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा होंगे उतने डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा बनेंगे। अभी हम इनकी मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ को अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें बाइंडिंग एनर्जी को, तो फॉर एग्जांपल आपको बाइंडिंग एनर्जी में इसी तरह का ग्राफ पहले तो नज़र आएगा। स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वेनेडियम है, क्रोमियम है, मैग्नीज है, आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है। तो ये हो गया एटॉमिक नंबर और ये हो गया आपके पास बाइंडिंग एनर्जी। अभी अगर देखें कि ये ट्रेंड क्यों है, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज होगी जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे। अभी स्कैंडियम के पास है 4s2 तो 3d1। अभी ये 4s2 और 3d1 दोनों इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे, दोनों डीलोकलाइज
दोनों डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो इसके पास 3 डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। अगर आप टाइटेनियम में देखें, इसका एटॉमिक नंबर 22 है, तो यहाँ पे 4s2, अभी 3d हमारे पास जो है में 2 अनपेयर्ड, मतलब एक 3dxy है तो 3dx में भी यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे इसी तरह हम कहेंगे उनकी बाइंडिंग एनर्जी वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, उतने डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे और उतने ही हम कहेंगे कि उसमें जिसकी जो है सिंपली बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होगी। लेकिन ये जो ट्रेंड है ना, इसको क्रोमियम और मैग्नीज फॉलो नहीं करते। एक्चुअल हमारे पास यूँ ट्रेंड होता है कि ये स्कैंडियम से, और इसी तरह पहले यहाँ पे देखें बड़ा, ये स्कैंडियम आएगा, टाइटेनियम आएगा, वेनेडियम आएगा, वेनेडियम के बाद ये क्रोमियम है, ये मैग्नीज है, फिर आयरन है, फिर कोबाल्ट है, फिर निकल है, फिर कॉपर है, फिर जिंक है। तो यहाँ देखें क्रोमियम और मैग्नीज, इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के क्रोमियम के पास भी हैं, क्योंकि क्रोमियम 4s1 और 3d5 को फॉलो करता है, और मैग्नीशियम के पास भी 3d5 है। अब इसके पास इनके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इनके पास ज़्यादा हैं, तो जाहिर सी बात है इनकी बाइंडिंग एनर्जी भी ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शनल केस है, अल्दो क्रोमियम एंड मैग्नीज मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बट दे लो वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। अब इसका रीज़न क्या है कि क्रोमियम और मैग्नीज के पास d5 सिस्टम है, मतलब है d ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है, और ये हाफ फिल्ड ऑर्बिटल जो है ना, ये मोस्ट स्टेबल ऑर्बिटल है, जिसकी वजह से क्रोमियम और मैग्नीज की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करना नहीं चाहते, क्योंकि दे आर ऑलरेडी स्टेबल। इस स्टेबल ऑर्बिटल की वजह से इनकी बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू कम होती है। तो दैट इज अ बाइंडिंग एनर्जी इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स।